वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम NCERT क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.3 जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में भी पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आपको मिल जाएगी। तो पिछली वीडियो में ना हमने बहुत सारी ऐसे पैटर्न्स नोटिस किए थे जो कि हर क्वेश्चन में इस एक्सरसाइज के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हल्का सा रिकैप कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें हमने क्या पैटर्न्स देखे थे कि कोई इवेंट होते हैं, ठीक है, और कुछ आउटपुट हमें गिवन होता है। यही सब चीज़ें, बस अगर हमने ये 3 चीज़ें फाइंड आउट कर ली ना इस सिचुएशन में से, ये जो पूरी सिचुएशन बड़ी सी बना के दी हुई है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व है। ठीक है, बस चैलेंज यही है कि ये चीज़ हमने पहचाननी है, देखनी है, समझना है क्वेश्चन को। फिर तो बस प्रोबेबिलिटीज़ ही निकालनी है और उसके बाद फॉर्मूले में अप्लाई करना है, बस यही बात थी। और ये बात भी हमने डिस्कस की हुई है बहुत बार कि बेस थ्योरम के क्वेश्चंस हम पहचानते कैसे हैं कि जनरली क्या होता है कि जनरली कुछ इवेंट होता है, ठीक है, और उस इवेंट के जैसे 1 2 3 कोई भी 3 इवेंट्स हो गए कि एक बैग चूज़ किया या दूसरा बैग चूज़ किया या तीसरा बैग चूज़ किया, फिर सेकंड इवेंट हो गया कि अगर आपने फर्स्ट बैग चूज़ किया है तो अब उसमें जितने भी फॉर एग्जांपल बॉल्स चूज़ करने की हम सिचुएशन कर रहे हैं, ठीक है, या कोई भी चीज़ चूज़ करने की जो 3 बॉक्सेस में रखी है या फिर 3 किसी भी चीज़ में रखी है। तो अब हमने पहला इवेंट क्या हो गया, मान लो उन तीनों में से कौन सा चूज़ करते हैं हम। अब जो भी हमने बॉक्स चूज़ किया ना, फिर उसके अंदर में हम क्या चीज़ चूज़ करते हैं। फिर अगला ये हो गया, फॉर एग्जांपल हमने E1 चूज़ किया, तो आउटपुट क्या है कि ये आउटपुट है कि कोई भी जैसे पेन्स का ही रख लो कि बॉक्स में बहुत सारे पेन्स हैं। तो अब एक सिचुएशन क्या हो सकती है कि हमने ब्लू पेन आउटपुट में लाया, तो हमें आउटपुट जो है ना वो गिवन होता है। बेस थ्योरम वाले क्वेश्चंस में हमेशा ये चीज़ गिवन होती है, मतलब मोस्टली ऐसे ही होते हैं बेस थ्योरम वाले क्वेश्चंस। यहाँ देखो, यहाँ पे भी आउटपुट गिवन था, आगे भी जितने भी क्वेश्चंस आप नोटिस करेंगे ऑलमोस्ट हर इसमें ये नोटिस करते रहना चीज़ें कि आउटपुट गिवन होता है, ठीक है। और ये जैसे इवेंट E1 है, तो हम यहाँ पे इसके बाद क्या निकालते हैं कि इस आउटपुट के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर हमने पहले ये वाला बैग चूज़ किया है या ये वाला बॉक्स चूज़ किया है, ठीक है। फिर इस आउटपुट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है कि अगर हमने ये वाला बॉक्स चूज़ किया है। इस आउटपुट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हमने ये बॉक्स चूज़ किया है, ठीक है। कुछ ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बट क्वेश्चन में जो एक्चुअल में पूछा होता है वो क्या होता है, ये तो सिर्फ सिचुएशन होती है, ऐसी सिचुएशन होती है हमारे पास, पर पूछा क्या होता है, आउटपुट गिवन होता है। आपको गिवन क्या होता है, आउटपुट गिवन होता है। आपको बताना होता है कि आउटपुट किस प्रोसेस के थ्रू आया है, यहाँ से आया ये आउटपुट या फिर ये प्रोसेस फॉलो करके आए या फिर ये प्रोसेस फॉलो करके आए। तो हम किसी पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट दिखाते हैं। जैसे हमें जानना ही यही है कि फर्स्ट बॉक्स से ये आउटपुट, ये जो भी ब्लू पेन आया है या जो भी चीज़ आई है, ये आउटपुट फर्स्ट बॉक्स से आया है, फर्स्ट बॉक्स से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी होती है। ऐसी चीज़ पूछी होती है हमें, मतलब ऐसे करके पूछा होता है कि इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताओ। आउटपुट हम बताते हैं आपको, आप हमें ये बताओ कि ये फर्स्ट इवेंट से या सेकंड इवेंट से या थर्ड इवेंट से आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हल्का सा रिकैप था। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या सिचुएशन, क्या केस गिवन है। अ लैबोरेटरी ब्लड टेस्ट इज 99% इफेक्टिव इन डिटेक्टिंग अ सर्टेन डिजीज व्हेन इट इज़ इन फैक्ट प्रेजेंट। तो एक सिचुएशन क्या दी हुई है, ब्लड टेस्ट की सिचुएशन दी हुई है कि एक लैब में जब भी हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो 99% इफेक्टिव है किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करने में, ठीक है। इसका मतलब 1% इनइफेक्टिव भी है। समझ रहे हो आप, हर चीज़ अपने माइंड में रखनी। तो हाउ एवर द टेस्ट ऑल्सो यील्ड्स अ फॉल्स रिजल्ट फॉर 0.5% ऑफ हेल्दी पर्सन टेस्टेड। अब इस टेस्ट ये जो ब्लड टेस्ट डिज़ाइन किया हुआ है उसमें क्या है कि 0.5% प्रोबेबिलिटी है कि एक हेल्दी पर्सन को भी आप ऐसा बोल दो कि अगर कोई हेल्दी पर्सन गया ना ब्लड टेस्ट करवाने, एक हेल्दी पर्सन गया, अब उसने टेस्ट करवाया, तो 0.5% चांसेस है कि वो भी पॉजिटिव निकले, भले ही उसको बीमारी ना हो। समझ रहे हो,
तो हमेशा एरर के इतने चांसेस रहेंगे ही। प्रोबेबिलिटी जो है 0.005, अगर परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करो ना, कैसे करते हैं परसेंटेज को प्रोबेबिलिटी में, ये देखो, जैसे परसेंटेज 0.5% है तो इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे होती है, परसेंटेज हटानी है तो सिंपली 100 से डिवाइड कर दो। पॉइंट पहले से ही है तो अब अगर पॉइंट भी हटाना है तो ऐसे कर दो। तो अब आप देख लो कि 1 2 3, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1 2 3, ठीक है, पॉइंट के बाद 1 2 3 है ना, तो 1 2 3 ऐसे करके लिख सकते हो। तो यही चीज़ बताई हुई है कि प्रोबेबिलिटी, इतनी प्रोबेबिलिटी हमेशा रहेगी कि टेस्ट जो है वो गलत रिजल्ट दे रहा है हमें। तो इफ़ 0.1%, अब ये सिचुएशन बता दी ब्लड टेस्ट की कि कितना इफ़ेक्टिव है और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं। अब इफ़ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ द डिजीज़, अब जितनी भी पॉपुलेशन है ना, टोटल पॉपुलेशन 100% जितनी भी पॉपुलेशन है उसके अगर हम बात करें तो हम बता रहे हैं आपको कि 0.1% टोटल पॉपुलेशन को डिजीज़ है। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ अ डिजीज़, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि पर्सन को डिजीज़ है गिवन दैट हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। अब किसी का रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है, अब ये देखो, ये आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पे कि टेस्ट रिजल्ट क्या है, पॉजिटिव है। देखो पहचान पाए ना अब कि गिवन दैट क्या है, हिज टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। अब ये है आउटपुट दिया हुआ इस सिचुएशन का, और हमें निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ डिजीज़। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि पर्सन को डिजीज़ है, और गिवन क्या चीज़ है, गिवन है कि टेस्ट रिज़ल्ट क्या है, पॉजिटिव है, टेस्ट रिज़ल्ट पॉजिटिव है। तो अब ये तो हम इवेंट ए मान सकते हैं, ठीक है, और इसको इवेंट E1 मान लेते हैं, ठीक है, और फिर इवेंट E2 क्या हो जाएगा, हेल्दी पर्सन। ये डिजीज़ वाले पर्सन की प्रोबेबिलिटी मान लेंगे E1, और एक हेल्दी पर्सन की प्रोबेबिलिटी मान लेंगे, ठीक है। क्योंकि या तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ है ना, या तो पर्सन को डिजीज़ होगी या नहीं होगी, या वो हेल्दी होगा, ठीक है। तो सिचुएशन समझ आ गई, एक बार चलो फिर से बता देती हूँ सिचुएशन क्या है, नहीं तो आप स्किप कर सकते हो अगर आपको समझ आ गया। तो सिचुएशन क्या है कि एक ब्लड टेस्ट है जो 99% इफ़ेक्टिव है किसी भी डिजीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, और अगर वो प्रेजेंट है डिजीज़, और उस टेस्ट के उसमें पता क्या है कि अगर कोई हेल्दी पर्सन भी जाता है वो टेस्ट करवाने तो 0.5%, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 50% चांस नहीं है, सिर्फ 0.5% चांस है कि वो जो हेल्दी पर्सन भी गया है उसको भी आप पॉजिटिव डिक्लेयर कर दो, कि मतलब कि इसको भी बीमारी है, ठीक है, इसको भी वायरस ने पकड़ लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या दी हुई है कि अब हमें पता है कि 0.1% पॉपुलेशन को एक्चुअली डिजीज़ है। तो हमें बताना है कि एक पर्सन का रिजल्ट पॉजिटिव आया है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको डिजीज़ है एक्चुअल में, ठीक है, ये चीज़ बतानी है। तो अब लेट कर लेते हैं सबसे पहले इवेंट E1। क्या बोला था मैंने कि डिजीज़ का इवेंट E1 मान लेंगे और हेल्दी पर्सन का इवेंट E2 मान लेंगे। तो इवेंट E1 और E2, ठीक है, ये लिख देते हैं, और लिख देते हैं कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव है, और आउटपुट भी लिख देते हैं। आउटपुट क्या लिखेंगे कि ये पॉजिटिव आया है। ओके, तो हमने ये चीज़ें यहाँ पर सारी की सारी मेंशन कर दी है। इवेंट E1 ले लिया, द पर्सन हैज़ डिजीज़, ठीक है, और इवेंट E2 ले लिया कि पर्सन इज़ हेल्दी। अब ये E1 E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है, एग्जॉस्टिव मतलब यही सारे पॉसिबल आउटकम्स है, या तो पर्सन एक टेस्ट करने पे डिजीज़ निकलेगी उसको, या मतलब या तो पर्सन हेल्दी है या फिर उसको डिजीज़ है, ठीक है, दो ही है। तो लेट आउटपुट जो हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कि टेस्ट रिजल्ट इज़ पॉजिटिव, इसको ए इवेंट का नाम दे दिया। आप कुछ भी लिख सकते हो वैसे, बट ये हमने सब में ही ऐसे रखा है तो इजी रहता है याद करने को। तो अब क्या फाइंड आउट करना है हमें, प्रोबेबिलिटीज़। अब सबकी प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करते हैं। प्रोबेबिलिटी E1 E2 की प्रोबेबिलिटी क्या है, देन हमें और क्या फाइंड आउट करना होता है कि इस आउटपुट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम ये चीज़ चूज़ कर रहे हैं। अब
इस आउटपुट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर हम ये वाला इवेंट कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़। और फिर हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये भी लिख ही लेते हैं कि हमें क्या रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब क्या चीज़ रिक्वायर्ड है एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन में ताकि गड़बड़ ना करो। प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन हैज़ अ डिजीज़, पर्सन को डिजीज़ है, और डिजीज़ वाला इवेंट कौन सा लिया हमने, E1। आप कोई भी रख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो आप E2 में भी डिजीज़ वाला इवेंट, पर आपको वही चीज़ लेनी है जो आपने अपनी स्टेटमेंटल पार्ट में लिखा है, ठीक है। अभी हमने डिजीज़ कौन से वाले इवेंट में लिखा है, E1 में, तो हम E1 के होने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, दैट अ पर्सन हैज़ अ डिजीज़ गिवन दैट, अब क्या गिवन है, गिवन दैट ऐसे लिखते हैं ना, दैट हिज टेस्ट इज़ पॉजिटिव, कि उसका टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। तो अब बाय बेस थ्योरम को कैसे हमने इसको लर्न करने का तरीका भी देखा था। सबसे पहले ये चीज़ लिख देना, इसकी प्रोबेबिलिटी, फिर प्रोबेबिलिटी लिखनी इसकी ए की आफ्टर, अब किसके बाद इसकी टर्न आई थी, E1 के बाद ही लिखा ना हमने इसको, तो ये याद करने का तरीका था जस्ट। और टोटल इवेंट्स के लिए भी अब यही चीज़ लिख दो, टोटल इवेंट्स कितने थे, 2 इवेंट्स थे ना, पहले E1 लिख दो, E1 के हिसाब से ये चीज़ लिख दो, सेम चीज़, फिर E2, 2 इवेंट्स थे तो E2 के हिसाब से भी, अब E1 की जगह जस्ट E2 ने ले ली, ठीक है। तो अब ये चीज़ हमने कैलकुलेट कर दिया और ये चीज़ हमारा आंसर आ जाएगी। तो अब फर्स्ट प्रोबेबिलिटी देखते हैं, द पर्सन हैज़ अ डिजीज़, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, यहाँ पे कहीं ना कहीं दिया होगा, ये देखो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है कि इफ़ 0.1% ऑफ पॉपुलेशन एक्चुअली हैज़ अ डिजीज़, तो 0.1% पॉपुलेशन को डिजीज़ है, तो 0.1% को हम प्रोबेबिलिटी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपली डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो और आपको यहाँ पे और पता है कि ये पॉइंट है, तो पॉइंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही है तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो कि अल्टीमेटली ये चीज़ बन जाती है, ठीक है। 1/1000 प्रोबेबिलिटी है इसकी, 1/1000, ओके। और फिर पर्सन के हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी, E2 है पर्सन के हेल्दी होने की प्रोबेबिलिटी। अब डिजीज़ हमें पता है कि 0.1% लोगों को है, ठीक है। तो हेल्दी कितने लोग हुए, अगर 0.1% लोगों को डिजीज़ है तो हेल्दी हुए 100 में से माइनस कर दो 0.1, ठीक है। तो इसको 0.0 ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 100.0, 10 - 1 99.9% लोग हेल्दी है, ठीक है। 99.9% को आप अब कैलकुलेट करना चाहोगे प्रोबेबिलिटी में, तो ये आ जाएगा, परसेंटेज को सबसे पहले कैलकुलेट कर लो, तो 100/100 परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी में, और ये पॉइंट अगर हटाना है तो पॉइंट के वजह से एक 0 डिनोमिनेटर में आ जाता है, अगर यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर होते तो 2 0 आती, ठीक है, समझ रहे हो आप, ये पॉइंट हटाने के जो तरीके होते हैं, ओके। तो अब ये है प्रोबेबिलिटी हेल्दी होने के पर्सन की, तो आप ये ऐसे भी निकाल सकते हो, और एक और तरीका भी है ये हेल्दी निकालने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से माइनस कर दो डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी को, तो ये चीज़ भी करोगे तो क्या आ जाएगा, 1000 - 1 999/1000, यही चीज़ सेम चीज़ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों तरीके आपको बता दिए। अब ए आफ्टर इवेंट E1 आउटपुट है क्या, कि टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आया है, इस आउटपुट के होने की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट, ओके, टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव है, तो वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि डिजीज़ को हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, और डिजीज़ डिटेक्ट करने के लिए कितनी परसेंट इफेक्टिव है, 99%, तो ये आ जाएगा 99%। अगेन परसेंटेज को अगर हम 99% को करेंगे प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट, तो ओवर 100 आ जाएगा, ठीक है। ये 99% था, तो परसेंटेज से प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर दो, सिंपल। फिर अब ये प्रोबेबिलिटी कि जो हेल्दी पर्सन है उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए,
ठीक है, हेल्दी पर्सन का रिजल्ट पॉजिटिव आए। अब ये चीज़ तो पहले ही कैलकुलेट करके दे दी है इन्होंने कि 0.005 है प्रोबेबिलिटी कि हेल्दी पर्सन का रिजल्ट पॉजिटिव आए, तो 0.005। अगर इसको आप ऐसे कन्वर्ट करना चाहो जैसे हमने बाकी सारी चीज़ें भी लिखी है, तो 1 2 3 पॉइंट के बाद 3 है, तो 1230 आ जाएगी डिनोमिनेटर में। अब सारी की सारी चीज़ें पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी E1 की पुट करते हैं सबसे पहले 1/1000, देन A आफ्टर E1 99/100 ओवर E1 की प्रोबेबिलिटी अगेन यही चीज़ आ रही है 99/100 प्लस E2 की प्रोबेबिलिटी 999/1000 एंड A आफ्टर E2 5/1000। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ पे आ जाएगा 99/12345 zeros ना 5 ओवर, और यहाँ पे आप एलसीएम ले सकते हो। क्या ले सकते हो 12345 6 है 12345 6 zeros। तो अब यहाँ पे इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 10 मतलब डिवाइड करोगे तो 10 बचेगा ना, तो 10, तो यहाँ पे 10 × 99 990 प्लस, और ये चीज़ तो पूरी पूरी कैंसिल हो जाएगी, बचेगा 1 × दिस, यही चीज़ आएगी 999 × 5। तो अब देख लो कि क्या क्या चीज़ें कट कैंसिल आउट हो जाएगी। तो ये चीज़ फर्दर पूरा डिटेल में ही बता देती हूँ। तो ये क्या चीज़ आई 99/12345 zeros मल्टीप्लाई बाय, देखो ये मैंने दिस ओवर दिस था ना तो ऐसे ही लिख दिया डायरेक्टली, और ये ऑलरेडी बड़े वाले ओवर के डिनोमिनेटर में ही था ना, तो मतलब ये चीज़ डिनोमिनेटर में ही है 990 प्लस इसको मल्टीप्लाई करके कितना आएगा × 5 45 4 45 49 4 45 45 प्लस 4 49 अगेन 4995 आ जाएगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी डिनोमिनेटर में थी, अब इसके ओवर में ये चीज़ है, तो इसके ओवर में मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, चाहे नीचे लिखूँ चाहे ऊपर लिखूँ, बात वही है, पर ऊपर लिखने से हमें थोड़ी क्लैरिटी मिल जाती है। तो यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ है 1 2 3 4 5, तो 5 ज़ीरोज़ के साथ 5 ज़ीरोज़ कैंसिल 1 2 3 4 5, बच गया सिर्फ 10। तो यहाँ पे आ गया 990 ओवर 99 × 10 990 ओवर, अभी ये चीज़ प्लस कर लो कितना है, इस चीज़ में प्लस करना है ना 990 5 9 9 18 18 19 1 5 5985। तो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी आंसर 22/133। तो एक बार फिर से देख लो ये चीज़ हमने, ये क्वेश्चन हमने कैसे किया है अटेम्प्ट। सबसे पहले हमने इवेंट्स पहचाने, ठीक है, सिचुएशन सबसे पहले समझ ली हमने पूरी की पूरी की क्या सिचुएशन दी हुई है। अब हमने देख लिया आउटपुट पहचाना और इवेंट्स पहचाने, ठीक है। हम एक तरह से हमने रिवर्स क्वेश्चन से किया, मतलब क्वेश्चन को रिवर्स करके देखा कि गिवन दैट ये चीज़ आउटपुट गिवन थी, तो सबसे पहले आउटपुट हमारे माइंड में क्लियर हो गया। फिर प्रोबेबिलिटी जो चीज़ पूछी थी ना, मतलब वो एक ना एक इवेंट वो तो हमें लेना ही लेना है। क्या किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, दैट अ पर्सन हैज़ डिजीज़, मतलब ये इवेंट तो होना ही होना है। अब और जो भी पॉसिबल इवेंट्स थे वो भी हमें सारे लिखने पड़ते हैं, तो वो भी हमने लिख दिया कि दो ही चीज़ हो सकती है ना, अब टेस्ट का रिजल्ट या तो पर्सन को डिजीज़ होगी या नहीं होगी, ठीक है। बट अभी अगले क्वेश्चंस में आपको पता चलेगा कि 3 इवेंट्स भी हो सकते हैं और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो फिर उसके बाद हमने ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट कर ली, E1 E2, फिर इस आउटपुट के क्या होने की प्रोबेबिलिटी है अगर E1 होता है, और इस आउटपुट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर E2 होता है, और फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी और आंसर, ठीक है, ये चीज़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत ईजी क्वेश्चन। देयर आर 3 कॉइन्स है, ठीक है।
वन इज़ अ टू हेडेड कॉइन, एक टू हेडेड कॉइन है। टू हेडेड कॉइन का मतलब क्या है कि हैविंग हेड ऑन बोथ फेसेस, दोनों साइड हेड ही है, तो आप टॉस करोगे तो उसका डेफिनेट रिजल्ट हेड ही आने वाला है। तो एक है टू हेडेड कॉइन, ठीक है। यहाँ पे मैं इवेंट बना भी देती हूँ कि इवेंट E1 है टू हेडेड को, चलो एक सिचुएशन है टू हेडेड कॉइन की, टू हेडेड कॉइन। फिर अनदर इज अ बाइस्ड कॉइन दैट कम्स अप 70 हेड 75% ऑफ टाइम। और दूसरा जो कॉइन है वो है बाइस्ड, ये है बाइस्ड, ये सिर्फ हेड वाला है, ओनली हेड वाला, HEAD। और ये है बाइस्ड। बाइस्ड कैसा है कि ये हेड्स की साइड ज़्यादा झुका हुआ है, कि अगर आप इसको टॉस करोगे तो 75% चांसेस है कि हेड्स आए, ठीक है। तो 75%, 100 बार टॉस करोगे तो 75 टाइम्स डेफिनेटली हेड आने वाला है। एंड थर्ड इज़ एन अनबायस्ड कॉइन। और जो थर्ड है वो है अनबायस्ड कॉइन। अनबायस्ड मतलब कि हेड्स या फिर टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, कि अब इस कॉइन को आप टॉस करोगे तो हेड्स भी आ सकता है, टेल्स भी आ सकता है, 50-50% चांसेस है। यहाँ पे हेड्स आने के चांसेस थे 75%, और फिर टेल्स आने के आप कैलकुलेट खुद कर सकते हो। अब आगे क्या क्वेश्चन पूछे, सिचुएशन यहाँ तक समझ आ गई ना। 3 टाइप्स के कॉइन्स आपको दे रखे हैं। अब वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड। अब इन तीनों में से रैंडमली कोई एक कॉइन चूज कर लिया है, ठीक है। तो अब कौन सा कॉइन आ सकता है, ये फर्स्ट कॉइन भी आ सकता है, ये सेकंड कॉइन भी आ सकता है, ये थर्ड कॉइन भी आ सकता है। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इवेंट्स भी आपको मिल रहे हैं E1, E2, E3, कि अगर ये वाला कॉइन भी तो चूज़ कर सकते हो। रैंडमली चूज़ करना ना, आँखों पे पट्टी बांध के कि कौन सा वाला कॉइन आपने चूज़ किया, ठीक है। ये भी चूज़ कर सकते हो, 1 भी चूज़ कर सकते हो, 2 भी, 3 भी। तो 1 चूज़ करने का इवेंट E1 दे देंगे, E2 दे देंगे बाइस्ड वाले का, और E3 हम अनबाइस्ड को दे देंगे, ठीक है। ओके, देन वन ऑफ द 3 कॉइन्स इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड, और उसको टॉस कर लिया, इट शोज हेड। अब देखो आउटपुट इन्होंने दे दिया है, आउटपुट क्या दिया है कि ये हेड है, हेड्स आया है, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट वाज टू हेडेड कॉइन। निकालना क्या है, देखो हमें आउटपुट गिवन है, गिवन क्या है कि हेड्स आया है। प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये वाला जो है टू हेडेड कॉइन है, टू हेडेड कॉइन वाला ये इवेंट लिया था ना हमने, टू हेडेड कॉइन 1, क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये E1 कॉइन को चूज़ करके आया है, ठीक है। E1 इवेंट से आया है कि जिसमें आपने टू हेडेड कॉइन चूज़ किया है। तो ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो अब सिचुएशन साफ है, इन सबको पहले डिक्लेयर कर देते हैं, E1, E2, E3 को, ए को भी डिक्लेयर कर देते हैं, और फिर तो प्रोबेबिलिटीज़ निकालनी है। ये प्रोबेबिलिटी निकाल दो सारी की सारी। फिर प्रोबेबिलिटी ये जो बीच की चीज़ है ये भी निकालनी पड़ती है कि ये आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर E1 हो, ये आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर E2 हो। तो ये सब चीज़ें हम, ये आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर E3 इवेंट हो, ये सब चीज़ें हम जब निकाल देंगे तो हम सीधा बेस थ्योरम अप्लाई करके ये निकाल सकते हैं। तो ओके, यहाँ पे लिख देते हैं, लेट इवेंट E1, ठीक है, मैं लिख देती हूँ फटाफट से, E1, E2, E3, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव है ये भी बता देती हूँ, और सब कुछ कर देते हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने लिख दी है सारी की सारी। इवेंट E1 टू हेडेड कॉइन चूज़ करने का, इवेंट E2 बाइस्ड कॉइन चूज़ करने का, इवेंट E3 अनबाइस्ड कॉइन चूज़ करने का। तो यहाँ देखो यहीं से वर्ड्स तो क्वेश्चन से ही उठा लेते हैं हम, कि क्या क्या वर्ड्स जो लिखे हैं ना वैसे वैसे वर्ड्स हम लिख देते हैं। तो E1, E2, E3 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी इवेंट्स है, और इस सिचुएशन के लिए एग्जॉस्टिव इवेंट्स भी है, मतलब ये सारी की सारी सिचुएशंस कवर कर रहा है जो भी इसमें दी हुई है क्वेश्चन में। तो लेट इवेंट ए क्या है, ए है कि कॉइन जो भी हमने टॉस किया है, इनमें से जो भी कॉइन हमने चूज़ करके टॉस किया है वो क्या हेड शो कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट है ना यहाँ पे दिया हुआ। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट टू हेडेड कॉइन। तो अब इसके लिए सबसे पहले E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख दो, E2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख दो, E3 इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिख दो। डन। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटपुट के आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम E1 चूज़ करें, आउटपुट के आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम E2 चूज़ करें, आउटपुट के आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम E3 चूज़ करें। देन रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, देयरफॉर
रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। एंड में आप ना डिक्लेयर कंक्लूड भी कर सकते हो कि हाँ ये चीज़ हमने आंसर निकाला है, या रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख सकते हो। प्रोबेबिलिटी क्या है, लिखने को आप बहुत कुछ लिख सकते हो वैसे, जैसे मैं हर बार बोलती हूँ ना, बट ये आपको पैटर्न इस तरह से याद हो जाता है जिस तरीके से मैं लिख रही हूँ। तो अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ निकालनी थी, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी दैट इट वाज अ टू हेडेड कॉइन E1 था, तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। और गिवन क्या था, आउटपुट क्या गिवन था कि वन ऑफ द 3 कॉइन्स अगर हम चूज़ करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, इट शोज अ हेड। ठीक है, ये आउटपुट गिवन है। तो अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला पहले हम लिख देते हैं, क्या बनेगा। तो कैसे हमने याद किया था कि सबसे पहले E1 लिख दो, देन A लिख दो, आफ्टर किसके बाद टर्न आई, E1 के बाद ना, ओवर। अब टोटल कितने इवेंट्स हैं, अब इस केस में 3 इवेंट्स हैं, तो अब तीनों के लिए E1 E2 E3 के लिए ये चीज़ लिखनी पड़ेगी प्लस कर से सेपरेट करके। सबसे पहले E1 प्लस करके, अब E1 की जगह सिंपल E2 लिख दो, देन प्लस E3 के लिए भी लिख दो अब। ठीक है, ये चीज़ आ गई, बस ये चीज़ कैलकुलेट कर दो और आंसर आ गया। अब इन तीनों में से ये कॉइन चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, देखो तीन सिचुएशंस है, 3 कॉइन्स है, हमें कौन सा कॉइन चूज़ करना है, ये वाला कॉइन चूज़ करना है। तो हमारे फेवर में सिर्फ एक ही कॉइन है आउट ऑफ 1 2 3। इस वाले केस के लिए भी सेम प्रोबेबिलिटी आएगी, क्यों, क्योंकि ये वाला कॉइन तो एक ही है ना, इसके टाइप का एक ही है। अगर 2 बाइस्ड कॉइन होते तो 2 ओवर टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स आती प्रोबेबिलिटी, पर यहाँ पे एक ही है जो हमारे फेवर में आउट ऑफ टोटल 3। और इसके लिए अगर हम इसको चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी निकाले तो ये भी एक ही है आउट ऑफ कितने 3, एक ही है जो हमें चाहिए उसके फेवर में। हमें अब अनबायस्ड चाहिए ना, ये वाला इवेंट। ठीक है, तो अब ये लिख देते हैं, इन सब की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी है, 1/3 1/3। हर एक को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, कोई भी कॉइन चूज़ कर सकते हैं हम। ओके, देन A आफ्टर E1। अब क्या चांसेस है कि हेड शो करे अगर हमने ये वाला कॉइन चूज़ किया है, इवेंट E1 में जो कॉइन है 2 हेडेड कॉइन चूज़ किया है। ठीक है, तो अब ये बात समझना कि अगर 2 हेडेड कॉइन है और हमें हेड्स निकालने की प्रोबेबिलिटी, एक तरह से यही पूछा है ना, गिवन क्या है कि 2 हेडेड कॉइन है, 2 हेडेड कॉइन है। अब अगर कॉइन 2 हेडेड होगा ना, मतलब दोनों तरफ हेड्स ही है, तो उसको चाहे हम कैसे भी कितना भी टॉस कर ले, आएगा तो हेड्स ही, क्योंकि टेल्स तो है ही नहीं उसमें, एक तरफ भी हेड्स है दूसरी तरफ भी हेड्स है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहो तो पॉसिबल आउटकम्स क्या है इसके या तो हेड आएगा या फिर हेड आएगा, यही चीज़ है ना, एक साइड आएगी तो भी हेड आएगा, दूसरी साइड आई तो भी हेड ही आएगा। तो 2 चीज़ें हैं आउट ऑफ 2 हमारे फेवर में, तो इसको आप 1 लिख सकते हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ गई। 2 आउट ऑफ 2 करके 1 लिखो, चाहे डायरेक्टली 1 लिखो। अब सेकंड चीज़, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, अगर हमने E2 को चूज़ किया, अगर हमने ये बाइस्ड कॉइन चूज़ किया, अब ये बाइस्ड है, हेड्स की तरफ बाइस्ड है, हेड्स की तरफ इसका झुकाव ज़्यादा है, तो 75% चांसेस है कि हेड्स आए। तो 75% है, हेड्स के लिए ही प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं ना कि हेड्स के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो अब 70% को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी में, सिंपल 100 से डिवाइड कर दो, 75/100। और अगर आप इस 75/100 को सॉल्व भी कर दो, 5 कितने कैसे सॉल्व होगा, 5 1 5 हुआ, और 25 5 5 25, 5 2 10 0, और अगेन 5 3 15, 5 4, तो 3/4 आ गया, 3/4। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, अगर आप एक अनबायस्ड कॉइन को चूज़ करो। ठीक है, अनबायस्ड वाला केस चल रहा है। अब अनबायस्ड कॉइन को अगर हमने चूज़ किया तो अब हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो टोटल क्या आउटकम्स है यहाँ पे क्या आउटकम्स है, या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। ठीक है, तो हमें हेड्स चाहिए, हमारे फेवर में तो सिर्फ यही है ना जो हमें चाहिए,
हमें तो हेड्स चाहिए और वो एक ही है हेड्स यहाँ पे, ठीक है, एक ही साइड में हेड्स है, आउट ऑफ टोटल 2, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है, डन। तो अब ये सारी की सारी चीज़ें पुट कर देते हैं यहाँ पर। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3। कहीं पे ना समझ आए ना तो आप वीडियो को थोड़ा सा बैक करके भी देख सकते हो। तो अब ये चीज़ पुट कर दो, ये 1 आया ना, ऐसे करके कैंसिल करके लिख दो 1/, अब ये सारी चीज़ें लिख दो। अब ये देखो ऐसे करके मैं इसलिए लिखती हूँ ना कि बहुत आसान होता है फटाफट से, अब हमें ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा, बार बार ऐसे मैच भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस तरीके से लिखा है कि हाँ यहाँ प्लस दिस इंटू दिस, ऐसे कर सकती हूँ मैं डायरेक्टली। देखो 1/3 इंटू 1, इस तरीके से टेक्निक कुछ होती है ना कि अगर आप ऐसे ऐसे लिखो ना कुछ क्वेश्चन को तो अच्छे से समझ भी आ जाता है और हो भी जाता है। ओके, तो इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। 1 इंटू 1 1/3 ओवर, यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1 1/3 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो गया 1/4 प्लस 1/3 इंटू 2 हो गया 6, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो यहाँ पे। ये जो एलसीएम है इसको साइड में ही सॉल्व कर लेते हैं। 3 4 6 में से क्या एलसीएम आएगा, 3 1 3 हुआ, 4 2 2 2 1 2 1 1, तो 3 2 6 6 2 12 12 आ गया एलसीएम, तो इसका एलसीएम 12 आ गया, ठीक है। 3 इंटू 4 4 इंटू 1 4 प्लस 4 3 12 3 इंटू 1 3 प्लस 6 2 12 2 इंटू 1 2, तो 4 + 2 6 7 8 9 9/12, तो ये आ गया 9/12। तो इसको आप कैसे भी लिख सकते हो, 1/3 है ही और ओवर में है ये 9, ठीक है, और 9 के ओवर में भी क्या है 12, तो 9 के ओवर में 12 लिखो चाहे 9 के ओवर में 12, ऐसे लिखो। तो अब 3 4 12 ये आ गया 4/9 आंसर, ठीक है। तो ये आ गया सिंपल सा हमारा आंसर। तो अब ये देख लो ये हमने सॉल्व कैसे किया। सिचुएशन हमने पहले समझी कि 3 टाइप्स के कॉइन्स थे सारे के, और हमें क्या करना था उन तीनों में से रेंडमली कोई कॉइन चूज़ करना था। तो हम अब ये कॉइन भी चूज़ कर सकते थे, ये भी चूज़ कर सकते थे, ये भी चूज़ कर सकते थे, तो तीनों को एक एक इवेंट का नाम दे दिया। आउटपुट हमें गिवन था कि हेड्स आएगा, हेड्स आया है, तो ये हेड्स जो आउटपुट है वो भी हमने लिख दिया। फिर हमने सबकी प्रोबेबिलिटीज़ निकाल दी, आउटपुट के आने की प्रोबेबिलिटीज़ भी हमने कैलकुलेट कर ली कि अगर ये हुआ तो आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हुआ तो आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ये वाला इवेंट हुआ तो आउटपुट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, सब कैलकुलेट कर लिया। फिर हमने बेस थ्योरम में फॉर्मूले में बस वैल्यूज़ पुट की और ये वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंटरेस्टिंग है, देखो। An insurance company insured 2,000 scooter drivers, 4,000 car drivers एंड 6,000 ट्रक ड्राइवर्स। एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने इंश्योर किया है 2,000 स्कूटर, इंश्योरेंस दिया है 2,000 स्कूटर्स को, इतने कार ड्राइवर्स को, इतनी मतलब कार ड्राइवर्स को, इतने स्कूटर ड्राइवर्स को, इतने कार ड्राइवर्स और इतने ट्रक ड्राइवर्स को। अब इंश्योरेंस देना मतलब ये होता है कि अगर उनका कोई एक्सीडेंट हो जाए ना, या उनके व्हीकल को, स्कूटर को, ट्रक को या कार को कुछ हो जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हो जाए, तो कंपनी कुछ पैसा आपको दे देती है उस एक्सीडेंट, मतलब वो जो स्कूटर या फिर कार या उसका एक्सीडेंट हुआ होता है तो आपको कुछ पैसा मिल जाता है उसका, ठीक है। तो ये होता है इंश्योरेंस। वो कंपनी क्यों पैसा देती है, क्योंकि आप पहले थोड़ा थोड़ा अमाउंट देते रहते हो उनको ना, जब इंश्योरेंस कमाते हैं, इंश्योरेंस करवाते हैं, तो फिर वो थोड़ा थोड़ा जो आप पैसे देते हो उसमें वो कुछ कंपनी थोड़ा अपना पैसा भी डालती है और फिर वो आपको इंश्योरेंस दे देती है, अगर पूरी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ के हिसाब से
के अंडर आती है वो चीज़, ठीक है। एक्सीडेंट जैसे हो रहा है इस केस में, तो देखो एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड कि इतनी चीज़ों को, इतने ड्राइवर्स को उन्होंने इंश्योरेंस दे तो दिया। अब जो इंश्योरेंस कंपनीज है उनको अगर प्रॉफिट चाहिए तो उनको प्रोबेबिलिटीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है किस व्हीकल के डैमेज होने की या एक्सीडेंट होने की, ठीक है। तो अब ये एक्सीडेंट्स की प्रोबेबिलिटी बताई हुई है कि स्कूटर की इतनी है और कार के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ट्रक्स के एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ इस सिचुएशन में बताई हुई है। वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट। अब इनमें से किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। आउटपुट दे दिया है कि एक्सीडेंट हो चुका है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो एक स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। स्कूटर ड्राइवर ये चीज़ हमें पता करनी है। तो अब यहाँ पे आउटपुट आपको साफ साफ दिख रहा है कि आउटपुट क्या है, एक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ पे इस केस में क्या है कि एक्सीडेंट के केस को हम स्टडी करने में इंटरेस्टेड हैं। और इवेंट्स क्या हो रहे हैं, इवेंट क्या हो सकता है कि यहाँ पे इवेंट एक तो यही है ना कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। मतलब इवेंट है कि वो जो पर्सन है वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। इंश्योर्ड पर्सन जो है वो स्कूटर ड्राइवर है। फिर सेकंड, अब सारे केसेस, सारे इवेंट्स कवर करने पड़ते हैं ना। अब हमें स्कूटर ड्राइवर का केस दिया हुआ था, कार ड्राइवर का केस दिया हुआ था, ट्रक ड्राइवर का था। तो ऐसा करते हैं, क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन कोई भी हो सकता है। इंश्योर्ड पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर भी हो सकता है, कार ड्राइवर भी, ट्रक ड्राइवर भी। पर हम इंटरेस्टेड स्कूटर ड्राइवर में, लेकिन लिखने तो सारे पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हम बेस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो सारे इवेंट्स को हम, टोटल इवेंट्स को भी कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेशन में आता है टोटल इवेंट्स भी। तो सबसे पहले इवेंट्स क्या हो सकते हैं, लेट इवेंट ईवन इवेंट ले लेते हैं कि जो इंश्योर्ड पर्सन था वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। इवेंट E2 ले लेंगे कि कार ड्राइवर है, और इवेंट E3 ले लेंगे कि ट्रक ड्राइवर है इंश्योर्ड पर्सन, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट हमें आउटपुट भी लिखना है, तो ए लिख देंगे आउटपुट कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ, वो आउटपुट लिख देंगे। फिर बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज़ का वो सब कुछ लिख देंगे। यहाँ पर देख लो, ये सारी चीज़ें लिख दी है। क्या लिखी है कि इवेंट इवन इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, ये सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे से इनका कोई लेना देना नहीं है, और एग्जॉस्टिव इवेंट्स मतलब ये पूरी सिचुएशन को, सारी के सारी ये तीनों इवेंट्स कवर कर रहे हैं। अब ऑल्सो लेट इवेंट ए इवेंट आउटपुट जो हम, जिसमें हम इंटरेस्टेड है, जो चीज़ यहाँ पे दी हुई है क्वेश्चन में कि इंश्योर्ड पर्सन मीट्स विद एन एक्सीडेंट, या आउटपुट दिया हुआ है, ये भी लिख दिया। अब प्रोबेबिलिटीज़ निकालना शुरू करते हैं। क्या क्या फाइंड आउट करनी पड़ेगी, E1 इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटीज़ ना, E2 की प्रोबेबिलिटी, E3 की प्रोबेबिलिटी। देन नेक्स्ट चीज़, आउटपुट के क्या होने के चांसेस है अगर E1 चूज़ करते हैं हम, अगर E1 गिवन है, ठीक है। अब आउटपुट ए के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर इवेंट E2 होता है। आउटपुट ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है अगर इवेंट E3 होता है, ये चीज़। फिर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी भी लिख लेते हैं। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट ही इज़ अ स्कूटर ड्राइवर इवेंट E1 था, तो E1 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है गिवन दैट उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। गिवन दैट एक्सीडेंट हुआ है, कि गिवन दैट किसी इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हुआ है। तो अब फॉर्मूला सबसे पहले हमने इसको मैथमेटिकल तो लिख दिया है ना, अब फॉर्मूला भी लिख देते हैं। बेस थ्योरम, बाय बेस थ्योरम क्या हो जाएगा, सबसे पहले E1 देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट E1 हैज़ हैपेंड, ठीक है। कैसे याद रखना है ये बार बार मैं बता रही हूँ आपको, ताकि आप भूलो ना, कंफ्यूज ना हो जाओ कि ए की टर्न E1 के बाद आई ना, तो आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये, एंड देन टोटल इवेंट्स कितने थे, 3 इवेंट्स है ना, 3 इवेंट्स। तो अब इन तीनों के लिए ये चीज़ लिख दो, E1 ए ओवर E1, अब प्लस के साइन के साथ सेपरेटेड है, E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E2 प्लस E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आफ्टर E3, ठीक है। अब E1, अब ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया है, ये यहाँ पे आप लिख भी सकते हो बाय बेस थ्योरम,
बेस थ्योरम। E1 के होने की प्रोबेबिलिटी कि इंश्योर्ड पर्सन स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। अब स्कूटर ड्राइवर्स हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें टोटल नंबर भी पता होना चाहिए कि टोटल कितनी व्हीकल्स हैं। तो अब हमें स्कूटर ड्राइवर्स में इंटरेस्ट है, हमारे फेवर में क्या है, स्कूटर ड्राइवर्स जो हमें चाहिए। हमें अभी इस सिचुएशन के लिए अभी स्कूटर ड्राइवर्स चाहिए इवेंट E1 के लिए। E1 प्रोबेबिलिटी स्कूटर ड्राइवर्स की निकालनी है ना, तो स्कूटर ड्राइवर्स कितने हैं टोटल, 2000 आउट ऑफ कितने 1200, ये इनका टोटल कर दिया है यहाँ पे 1200। 200 स्कूटर ड्राइवर्स, सॉरी 100 बोल रही हूँ मैं, कब से लिखा, 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ये ट्रक ड्राइवर्स। तो 2000 है स्कूटर ड्राइवर्स आउट ऑफ कितने टोटल इंश्योर्ड 12,000, तो 2000 ओवर 12,000। अब इसको आप अगर कैंसिल करो तो 26 ये आ गया 1/6, ठीक है। आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कर लेते हैं हम यहाँ पे कैंसिल आउट। अब इवेंट E2 है कार ड्राइवर्स की प्रोबेबिलिटी। तो कार ड्राइवर्स कितने हैं हमारे फेवर में, 4000 हमारे फेवर में इंश्योर्ड में से कार ड्राइवर्स कितने हैं 4000 आउट ऑफ टोटल 12,000, तो 4000 ओवर 12,000। तो इसको भी आप देखोगे तो 312 होता है, 1/3 आ गया। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, अब E3 क्या था, ट्रक ड्राइवर। तो ट्रक ड्राइवर्स के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 6000 ट्रक ड्राइवर्स है आउट ऑफ कितने 12,000, तो 6/2 ये आ गया 1/2 प्रोबेबिलिटी। ओके, अब प्रोबेबिलिटी एक इवेंट के होने की, मतलब एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर स्कूटर ड्राइवर है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर कार ड्राइवर है, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये ट्रक ड्राइवर है, ठीक है, E3। तो अब ये देखो, ये सारी चीज़ें ना क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर कार ड्राइवर है, अगर ट्रक ड्राइवर है, या फिर अगर नहीं, अगर स्कूटर ड्राइवर है, कार ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, तो ये लिख देते हैं 0.01, 0.03, 0.15, ये रिस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जो फर्स्ट चीज़ लिखी है वो स्कूटर ड्राइवर के लिए लिखी है, सेकंड चीज़ लिखी है वो कार ड्राइवर के लिए लिखी है, थर्ड चीज़ ट्रक ड्राइवर के लिए, ये रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है। तो ये भी हमने लिख दिया, सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल गई। अब वैल्यूज ही पुट करनी है, बस पुट कर दो, फिर सारी की सारी पूरी सिचुएशन आपको पता है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 इंटू A आफ्टर E1 0.01 ओवर E1 आफ्टर दिस, ठीक है। अब एक और चीज़ आप कर सकते हो ना, कि इसको आप पॉइंट से हटा दो, ठीक है, ताकि हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाए। तो पॉइंट से हटाओगे तो पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है ना, तो नीचे 2 0 आ जाएगी। पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो यहाँ पे भी 2 0 आ जाएगी। पॉइंट के बाद 2 टर्म्स है तो यहाँ पे भी 2 0 आ जाएगी। इससे थोड़ा सॉल्व करने में ईजी रहेगा, तो इसको 1/100 लिख सकते हैं। अब ये चीज़ भी पुट कर लो, E1 इंटू दिस, तो E1 है 1/6 इंटू प्रोबेबिलिटी ये क्या है 1/100 प्लस E2 है 1/3, ये चीज़ क्या है 3/100, देन दिस इंटू दिस, प्लस के बाद मतलब देख लो आप, ये वैल्यूज पुट कर दी हमने इसमें। अब सॉल्व कर दो इसको। सॉल्व करने के लिए क्या चीज़ हमें कॉमन दिख रही है, कि यहाँ पर भी 100 है और इन सब टर्म्स में भी 100 है। तो ऐसा करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 से डिवाइड भी कर लेते हैं। तो डिवीजन में 100 जाएगा, मतलब 100 ओवरऑल ऊपर भी है डिनोमिनेटर में ही और यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा 100, ठीक है। 100 को आप कैंसिल आउट कर सकते हो, लिख सकते हो रीज़न की मल्टीप्लाई कर दिया हमने 100 से, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो अब जब 100 चला जाएगा
तो 1/6 बचेगा ओवर 1/6 प्लस ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1। अच्छा 100 तो चला गया ना, यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, प्लस यहाँ पे 100 गया 15/2 बच गया। आप देख लो कैलकुलेट जब आप करोगे ना यही चीज़ आएगी। 100 कैसे गया, कैसे बोल सकते हैं कि गया 100? यहाँ पे 1/100 है ना, और यहाँ पे भी 1/100, तो ऐसे कैंसिल हो रहा है ये, ठीक है। पर ऐसे शो नहीं कर सकते आप क्योंकि बीच में प्लस साइन भी है। पर अब हमें पता है कि अब आप इसको कॉमन भी ले सकते हो ना 1/100 को, तो अब जब कॉमन लोगे तब जाके आप ये इसको ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आ जाएगी। और इसको देख लो 1/6 ओवर, अब इसको अलग से सॉल्व कर लो 1/6 + 1 + 15/2, तो एलसीएम ले लो कुछ भी 6 2 2 3 2 6 ही आएगा एलसीएम इसका। तो 6 × 1 6 हुआ, 1 × 1 1 हुआ ना, और यहाँ पे तो 1 ही है, तो 1 × 6 ही 6 हुआ, 6 × 1 6 + 2 3 6 हुआ, तो 3 × 15, ठीक है। और फिर अब प्लस कर दो 45 46 46 + 6 52/6 आ गई ये चीज़। तो ये आ गया 52/6। अब ये अगेन डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हो, ये आ गया 1/52 आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आसान था, देखने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि ये टफ होगा, बट ये बहुत आसान था क्योंकि और यहाँ सारी प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो सारी की सारी गिवन थी कि एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी अगर ये चीज़ें हैं। तो एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एक कंपनी ने इंश्योरेंस दिया है 2000 स्कूटर ड्राइवर्स को, 4000 कार ड्राइवर्स को और 6000 ट्रक ड्राइवर्स को, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है एक्सीडेंट होने की इन सब की, कि अगर ये स्कूटर ड्राइवर है तो इसकी प्रोबेबिलिटी एक्सीडेंट की इतनी है, अगर कार ड्राइवर है तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी इतनी है, ट्रक ड्राइवर की इतनी है। अब वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, अब जिनको इंश्योरेंस दिया था उनमें से किसी एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है वो स्कूटर ड्राइवर है। तो सबसे पहले हमने इवेंट्स डिक्लेयर कर दिए कि एक इवेंट ले लेते, चलो स्कूटर ड्राइवर, एक कार ड्राइवर, एक ट्रक ड्राइवर का इवेंट ले लिया। अब आउटपुट भी पता है कि इंश्योर्ड पर्सन का एक्सीडेंट हो चुका है, ठीक है, तो ये आउटपुट भी लिख दिया। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्कूटर ड्राइवर जो एक्सीडेंट हुआ है वो स्कूटर ड्राइवर का हुआ है, वो लिख दिया, ठीक है। मतलब अगर स्कूटर ड्राइवर हो, गिवन दैट स्कूटर ड्राइवर हो, उसके एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब हमने लिख दिया। फिर प्रोबेबिलिटी रिक्वायर्ड क्या थी कि जो एक्सीडेंट हुआ है गिवन दैट कि एक्सीडेंट हो चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है, ठीक है। ये और ये केस कंफ्यूज मत करना, ये दोनों अलग अलग होता है। देखो ये क्या बोलता है, ये हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक्सीडेंट होने की, गिवन दैट कि वो स्कूटर ड्राइवर है, और ये चीज़ क्या है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो चुका है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूटर ड्राइवर है। ये बताओ आप इसकी प्रोबेबिलिटी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जब हमने बेस थ्योरम में सारे के सारे टर्म्स पुट किए, सारी की सारी चीज़ें वैल्यूज़ पुट की, तो आंसर आ गया 1/52 प्रोबेबिलिटी है।